नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के इस सेशन में और चर्चा करेंगे बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक पे जो लोकसभा में आज बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो बात करने वाले हैं हम वक्फ बोर्ड के बारे में और इससे संबंधित जो कानून है और इससे संबंधित जो संशोधन लोकसभा में लाया गया है उसके बारे में। तो जो भी लोग सब चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करते हुए मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। पूरी जानकारी में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि पुराना वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है, नया अगर संशोधन होता है तो वो काम कैसे करेगा, पहले शक्तियां क्या थी, अब उसकी शक्तियां कितनी कम कर दी गई हैं, पहले सदस्य कौन थे, अब उसके सदस्यों में किसको शामिल किया जाएगा। इन सारी चीजों पर यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो आप सबको पता होगा बेटा कि मानसून सत्र जो है वो चल रहा है और बाहर बारिश हो रही है और अंदर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बरसने में लगे हुए हैं। ये हंगामा थोड़ा सा बढ़ जाता है 8 अगस्त को, जब लोकसभा में किरण रिजिजू के द्वारा वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। जब यह बिल पेश होता है तो विपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण नेता असदुद्दीन ओवैसी जो है वो काफी बिफरे हुए नजर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसी के साथ ही सबसे बड़ी संस्था मुस्लिम समुदाय के लिए और सबसे शक्तिशाली संस्था माने जाने वाला वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। ठीक है, बात करें अगर वक्फ बोर्ड की तो इनके पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है और यही पूरे मुद्दे का कारण है। ठीक है, आप सबको पता होगा भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की बात करें तो इनके पास कुल 3.6 लाख लाख एकड़ जमीन है। तो दिल्ली से 3 गुना ज्यादा जमीन लगभग किसके पास है, वो लगभग है वक्फ बोर्ड के पास। अगर बात करें तो सेना और रेलवे के बाद ये तीसरे नंबर पर आ जाते हैं जमीन के मामले में। ठीक, उसके बाद 8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, ये चल अचल और इनका सबका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो वक्फ जो होता है इसका मतलब होता है इस्लाम में रुकना या ठहरना। ठीक है, दूसरा मतलब क्या होता है इसका इस्लाम में, ये एक दान देने की या फिर चैरिटी की परंपरा है। क्लियर, जैसे मंदिरों में दान देते हैं हिंदू समुदाय में, क्रिश्चियन चर्च में, वैसे ही इस्लाम में जो दान देने की परंपरा है वो कहां से है, वो है वक्फ से। ठीक है, और जो दान देता है उसको वकीफा बोला जाता है। ठीक, तो जब कोई व्यक्ति अपना संपत्ति को दान कर रहा है वक्फ को, तो वहां पर वो शर्त भी रख सकता है कि मेरी संपत्ति का उपयोग जो है वो शिक्षा या फिर अस्पताल जैसे कार्यों में ही किया जाए। अगर बात करें वक्फ के उद्भव की तो माना जाता है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ठीक है, कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इनके पास एक बाग था जिसमें लगभग 600 खजूर के पेड़ थे। ठीक है, और इन खजूर के पेड़ों से जो खजूर होता था और उसको बेचने के बाद जो उसकी आमदनी होती थी, उस आमदनी का जो प्रयोग है वो क्या किया जाता था, मक्का के लोगों को दिया जाता था। किस लिए, एक तरह से चैरिटी के रूप में। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बताते हैं कि भारत में वक्फ कानून और प्रशासन जो है वो कब से आता है, जब 1200 से और 1526 और मुगल, ठीक है, ये जब तक रहते हैं तब तक होता है। फिर ब्रिटिश शासन आता है, तो ब्रिटिश शासन में लंदन की एक काउंसिल में 4 जजों की बेंच बनती है जिसने इसको क्या किया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया था, किसको, वक्फ को। उसके बाद फिर से इसको लीगलाइज कर दिया जाता है और आजादी के बाद इसको जो है वो काफी सारी शक्तियां जो है वो प्रदान की जाती हैं। ठीक है, काम कैसे करता है, तो इसमें देखिए कौन है, चेयरमैन किरण रिजिजू हैं और सेक्रेटरी एसपी सिंह तेवतिया हैं। उसके बाद 8 और सदस्य होते हैं जो अभी क्या है, ये खाली है। ठीक है, फिर 8 जो खाली सीटें हैं इसमें होता कौन कौन है, एक चेयरमैन होते हैं, एक सीईओ होते हैं इस वक्फ बोर्ड के, एक मुस्लिम विधायक, एक मुस्लिम सांसद, 2 मेंबर राज्य सरकार मनोनीत करती है जिसमें एक मुस्लिम विधायक और एक मुस्लिम सांसद होते हैं। फिर इसमें कौन होगा, एक मुस्लिम एडवोकेट होंगे, एक मुस्लिम टाउन प्लानर और एक बुद्धिजीवी मतलब उलेमा या फिर मौलाना। ठीक है, तो इन सबसे मिलके एक वक्फ बोर्ड बनता है और ये ऐसे काम करता है। ठीक है, अब पूरी स्टोरी इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि हुआ क्या।
तो 1955 में एक बाबरी मस्जिद कांड होता है, जिसमें कुछ कार सेवक होते हैं जो चले जाते हैं बाबर की मस्जिद जो अयोध्या में थी, और उस बाबरी मस्जिद पर चढ़ के उसको ध्वस्त कर देते हैं। बोला जाता है कि ये राम जन्मस्थल था। उसके बाद केस चलता है और हाल ही में केस का फैसला आया कि वो राम जन्मभूमि थी और मंदिर बन के तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया और भाजपा वहां से हार गई। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। ठीक, लेकिन जब ये बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ तो उसके बाद जब वहां पे पीवी नरसिम्हा राव वाली सरकार थी, तो उन्होंने सोचा कि जो वक्फ बोर्ड है इसकी शक्तियों को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो उसके बाद जब इन्होंने शक्तियों को बढ़ाया तो काफी ज्यादा शक्तियां मिल गई इनको, और ये एक तरह से खुद ही एक पूरी संस्था बन गई, जिसमें बिना अपील बिना दलील वाला काम शुरू हो गया। ठीक है, क्या है, जिसमें जब 1955 में संशोधन किया गया तो ये बताया गया कि अगर बोर्ड किसी भी संपत्ति को क्या बोल देता है कि वो संपत्ति पाक है, महजबी है और परोपकारी है, तो वो संपत्ति बोर्ड की मान ली जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर किसी को इस फैसले से ऐतराज है या फिर वो फैसला मंजूर नहीं है, तो आप बेटा कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, आपको वक्फ वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा और बोर्ड ही जो फैसला देगा वो आपको मानना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, निपटाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कहां जा सकते हैं, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी फैसला किसका होगा, वक्फ बोर्ड का ही होगा, और इसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, उसके बाद 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो शक्तियों को, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को थोड़ा सा और बढ़ाया गया, और शक्तियों को बढ़ाकर यह किया गया कि इनको जीआईएस सिस्टम के जरिए स्कैनिंग बताई गई कि जो प्रॉपर्टी है इनकी उसके रख रखाव और इन सब चीजों की दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं और आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड के पास जमीनें आई कहां से। तो आप सबको पता है कि 1947 में बेटा देश होता है आजाद, और जब देश आजाद होता है तो जो लोग जो मुस्लिम थे और चले गए कहां पर, पाकिस्तान, तो उनकी जमीन यहीं रह गई। तो जब उनकी जमीन यहां पर रह गई तो उस सारी जमीन को किसे सौंप दिया गया, उस सारी जमीन को सौंप दिया गया वक्फ बोर्ड को। ठीक, तब यहां से वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी संपत्तियां आई। ठीक, देखिए कितनी है, सबसे ज्यादा है सेना के पास, सॉरी रेलवे के पास 33 लाख एकड़, उसके बाद है सेना के पास 17 लाख एकड़, और उसके तीसरे नंबर पर कौन है, वक्फ बोर्ड है। इनके पास लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, बात करें रेवेन्यू की कि रेवेन्यू कितना आता है इससे, तो लगभग 200 करोड़ ईयरली जो है वो रेवेन्यू आता है। ठीक है, अब बात करें तो 58,000 से ज्यादा केसेस जो है वो फाइल हैं वक्फ संपत्तियों पर। ठीक है, 12.70 हजार जो केस हैं वो अलग अलग पेंडिंग है, 18,000 वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, और 165 केस कहां पर हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, और ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। क्लियर? ठीक, चलिए अब क्या है कि क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो जब 2013 में वक्फ कानूनों में बदलाव किया गया तो यह बताया गया कि अगर आपको वक्फ संपत्ति से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई इशू है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कहां जाएंगे, उस ट्रिब्यूनल के पास ही जाएंगे, वहीं पर अपनी बात बेटा रख सकते हैं। आपको कहीं भी और किसी भी कोर्ट में जाने की इजाजत यहां पर नहीं है, इसलिए इनका जो है वो एकाधिकार सा हो गया था। क्लियर सभी लोगों को? ठीक, अब देखिए बदलाव क्यों किया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बदलाव किया क्यों जा रहा है और बदलाव क्या क्या किया जा रहा है, ये दोनों चीज देखिएगा। ठीक, अब क्या है, इसके अनुसार अभी तक वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे वो होते थे। तो अब क्या है, इसमें गैर मुस्लिम भी होंगे, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसमें कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम्स की भी हैं। ठीक है, तो अब इसमें 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, पहला चेंज हो गया। दूसरा क्या है कि
महिलाओं की भी एंट्री इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो अभी तक क्या था, सिर्फ इसमें पुरुष थे, तो अब महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 2 महिलाओं को अब इसमें रखे जाने का प्रस्ताव है। उसके बाद बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना। सरकार का कंट्रोल मतलब कि जैसे सीएजी है, ठीक है, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब इसकी प्रॉपर्टीज को ऑडिट कर सकते हैं, और ऑडिट कर सकते हैं तो मतलब सब चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद क्या है, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन। अगर देखिए इसमें क्या बताया गया कि इसमें क्या था कि अभी तक क्या था कि कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता था, लेकिन अगर कानून में बदलाव किया जाएगा तो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति को क्या करेगा, जो डीएम ऑफिस होगा या फिर तहसील होती है जो, वहां पर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। और पांचवा क्या है, अदालत जाने का मौका मिलेगा। जैसे किसी भी व्यक्ति को इस कानून से कोई दिक्कत है, ठीक है, उसको लग रहा है कि मेरी जमीन हड़प ली गई है इसके द्वारा, या फिर उसको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत कर दिया है इस बोर्ड ने, और बोर्ड जो ट्रिब्यूनल है वो कुछ अलग फैसला दे रहा है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हैं। अब वहां पर सुनवाई इसकी की जाएगी, ये प्रावधान किया जाएगा नए बदलावों में। ठीक है, और यहां पर एक तुलनात्मक अध्ययन जो है वो आपके सामने है कि क्या होगा जब नया कानून लागू कर दिया जाएगा। ठीक, पहले क्या था कि सिर्फ आप ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकते हैं, अब क्या है, आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है कि ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था, उसको कहीं पर चुनौती नहीं दे सकते थे। ठीक, लेकिन अब क्या होगा, इसके फैसले को भी चुनौती दी जा सकती है, कहां पर, हाई कोर्ट में। ठीक है, तीसरा क्या है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए अगर हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, भले ही उस जगह पे मस्जिद है, भले ही उस जमीन का प्रयोग इस्लामिक उत्थान के लिए हो रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी। फिर नया कानून अगर बनता है तो महिला और नए अलग धर्म के लोगों की एंट्री यहां पर कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो इस नए वाले कानून में आनी है। ठीक है, तो सरकार का ये जो कदम है वक्फ बोर्ड के संदर्भ में, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये पॉलिटिकल मूव है, या फिर ये रिलीजियस मूव है, या फिर ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए एक चाल है, क्या ये सही साबित होगा नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के लिए? ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें, मैं आपकी कमेंट्स पे रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।